पिछले एपिसोड में हमने डार्लिन फेरिन की मौत के पीछे छिपे उन सवालों को टटोला जो आज तक अनुत्तरित है। लेकिन उस रात के बाद कहानी एक नया मोड़ लेने वाली थी। एक ऐसा मोड़ जो इस हत्यारे को सिर्फ एक अनजान अपराधी से बदलकर अमेरिका के सबसे बड़े जुनून में तब्दील कर देगा। जुलाई 1969 के आखिरी हफ्तों में बे एरिया के 3 बड़े अखबारों के दफ्तरों में एक जैसे लिफाफे पहुंचे। सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल, सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर और वैलेजो टाइम्स हेराल्ड। हर लिफाफे के अंदर एक चिट्ठी थी और साथ में कुछ ऐसा जो पहले कभी किसी सीरियल किलर ने नहीं भेजा था। एक कोडेड मैसेज अजीब सिंबल से भरा हुआ जिसे समझना नामुमकिन लग रहा था। हत्यारे ने अपनी चिट्ठी में दावा किया कि उसने ही लेक हरमन रोड और ब्लू रॉक स्प्रिंग्स के हमले किए थे। सबूत के तौर पर उसने ऐसी जानकारियां दी जो पुलिस ने अब तक मीडिया से छुपाई हुई थी। ऐसी बातें जो सिर्फ असली हत्यारा ही जान सकता था। और फिर उसने एक शर्त रखी। उसकी मांग थी कि यह कोडेड मैसेज, जिसे बाद में Z408 कहा जाएगा, अगले दिन के अखबार के पहले पन्ने पर छापा जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसने धमकी दी कि वो उस रात एक किलिंग रैम्पेज पर निकलेगा, यानी बेतहाशा कत्लेआम। पुलिस और अखबारों के संपादकों के पास ज्यादा वक्त नहीं था। किसी और की जान जोखिम में डालने का जोखिम कोई नहीं लेना चाहता था। तीनों अखबारों ने मिलकर फैसला किया, कोड को पब्लिश किया जाएगा। अब जरा उस कोड की बनावट को समझिए, क्योंकि यही इस एपिसोड की असली कहानी है। यह मैसेज 408 चिन्हों में लिखा गया था, 8 लाइनों में बांटा गया, हर लाइन में 17-17 सिंबल्स। हत्यारे ने इसे 3 बराबर हिस्सों में बांटकर तीनों अखबारों को अलग अलग टुकड़े भेजे थे, शायद इसलिए ताकि कोई एक अखबार अकेले पूरा राज न खोल पाए और तीनों को साथ मिलकर काम करना पड़े। इस्तेमाल किए गए सिंबल्स में उल्टे अक्षर थे, ज्योतिष से जुड़े निशान थे, अर्धगोले और चौकोर आकृतियां थी, जिनमें से कुछ को अलग अलग तरीकों से भरा या शेड किया गया था। देखने में यह किसी एलियन भाषा जैसा लगता था। क्रिप्टोग्राफी की दुनिया में इसे होमोफोनिक सब्स्टिट्यूशन सिफर कहा जाता है, यानी एक ऐसा कोड जिसमें अंग्रेजी के एक ही अक्षर को अलग अलग कई सिंबल से दिखाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अंग्रेजी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला अक्षर ई है। अगर कोडिंग में हर बार ई को एक ही सिंबल से दिखाया जाए तो कोई भी फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, यानी ये देखकर कि कौन सा सिंबल कितनी बार आया है, आसानी से कोड तोड़ सकता है। लेकिन ज़ोडियाक ने ई के लिए 7 अलग अलग सिंबल्स रखे थे ताकि ये तरीका काम न करे। कुल मिलाकर 54 अलग अलग सिंबल्स इस्तेमाल हुए थे 26 अंग्रेजी अक्षरों को दिखाने के लिए, जिनमें ई, टी और ए जैसे आम अक्षरों को कई कई सिंबल्स दिए गए थे। ये किसी आम अपराधी का काम नहीं लग रहा था। ये किसी ऐसे शख्स का काम था जिसने क्रिप्टोग्राफी को गंभीरता से समझा और सीखा था, या कम से कम उसमें गहरी दिलचस्पी रखता था। पूरे अमेरिका में हलचल मच गई। कोड छपते ही शौकिया और पेशेवर कोड ब्रेकर्स की एक पूरी फौज इस पहेली को सुलझाने में जुट गई। पुलिस डिपार्टमेंट्स ने भी अपने स्तर पर एक्सपर्ट से मदद मांगी। नेवी और FBI की क्रिप्टोग्राफी यूनिट्स तक इस कोड की कॉपी पहुंचाई गई। लेकिन जिन लोगों ने आखिरकार इसे तोड़ा वो कोई पेशेवर जासूस या सरकारी एजेंट नहीं थे। वो थे कैलिफोर्निया के एक छोटे शहर सेलेनास के एक हाई स्कूल टीचर डोनाल्ड हार्डन और उनकी पत्नी बेटी हार्डन। डोनाल्ड और बेटी कोई पेशेवर कोड ब्रेकर नहीं थे, वो बस एक आम दंपति थे जिन्होंने अखबार में छपा कोड देखा और इसे एक चैलेंज की तरह लिया। लेकिन बेटी की सोच में एक खास बात थी। कोड तोड़ने के लिए बेटी ने 2 क्रिप्स खोजने की कोशिश की, यानी ऐसे शब्द या वाक्यांश जिनके कोड में मौजूद होने की उन्हें उम्मीद थी। उनका अंदाजा था कि मैसेज में आई शब्द होगा और शायद किल या किलिंग जैसा कोई शब्द भी। ये अंदाजा इसलिए लॉजिकल था क्योंकि हत्यारे की चिट्ठियों से ये साफ झलकता था कि उसे अपने किए पर गर्व है और वो अपने बारे में बात करना चाहता है।
यानी संभावना थी कि कोड की शुरुआत भी मैं से जुड़े किसी वाक्य से हो। बेटी का ये अंदाजा बिल्कुल सही निकला। जैसे ही उन्होंने किल शब्द के पैटर्न को कोड में तलाशना शुरू किया, दोहरे अक्षरों वाले सिंबल्स की तरफ उनका ध्यान गया। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में अंग्रेजी भाषा का सबसे आम दोहरा अक्षर एल होता है। हार्डन दंपति ने अंदाजा लगाया कि ये किल शब्द का हिस्सा हो सकता है और इसी अंदाजे से आगे कोड सुलझाने का सिलसिला शुरू हुआ। एक बार जब कुछ अक्षर तय हो गए तो बाकी सिंबल्स भी धीरे धीरे अपनी जगह पर फिट होने लगे, जैसे किसी पहेली के टुकड़े आपस में जुड़ते जा रहे हों। डोनाल्ड और बेटी ने इस काम में करीब 20 घंटे लगाए, रातों को जागकर कागज पर सिंबल्स और अक्षरों के बीच संबंध बनाते हुए, गलतियां करते हुए, दोबारा कोशिश करते हुए, और आखिरकार 8 अगस्त 1969 को उन्होंने अपना हल तैयार कर लिया। उन्होंने इसे सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल और वैलेजो पुलिस डिपार्टमेंट को भेजा। जो मैसेज सामने आया वो किसी को भी हिला देने के लिए काफी था। कोड के पीछे छिपा था एक ऐसा कबूलनामा जिसमें हत्यारे ने बड़े इत्मीनान से लिखा था कि उसे लोगों को मारने में बहुत मजा आता है। इतना मजा कि ये उसे जंगल में जानवरों के शिकार से भी ज्यादा रोमांचक लगता है, क्योंकि इंसान से बड़ा कोई और खतरनाक जानवर नहीं है। आगे उसने लिखा कि मरने के बाद जो लोग उसका शिकार बनेंगे वो अगली दुनिया में उसके गुलाम बनकर उसकी सेवा करेंगे। ये पढ़कर पूरे बे एरिया में दहशत फैल गई। ये सिर्फ एक अपराधी का बयान नहीं था, ये किसी ऐसे दिमाग की झलक थी जो हत्या को एक खेल, एक मनोरंजन की तरह देखता था। लेकिन एक अजीब बात थी, कोड के आखिरी 18 अक्षर किसी भी कोशिश के बावजूद ठीक तरह से डिकोड नहीं हो पाए, क्योंकि यह हिस्सा मैसेज के बिल्कुल अंत में था। कई लोगों ने अटकलें लगाई कि शायद इसमें हत्यारे का असली नाम छिपा हो, लेकिन आज तक इसका कोई ऐसा हल नहीं मिला जिसे सब माने। कुछ जांचकर्ताओं का मानना था कि यह हिस्सा सिर्फ बेमतलब भराव अक्षर थे। कुछ सोचते थे कि इसमें कोई दूसरी परत की एन्क्रिप्शन छिपी है, और कुछ का कहना था कि यह किसी तरह का एनाग्राम हो सकता है, यानी अक्षरों को उलट पुलट करके बनाया गया कोई और शब्द या नाम। इस पहेली को वेरीफाई करने के लिए सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट ने कोलोराडो स्कूल ऑफ माइंस के गणित प्रोफेसर डोनाल्ड मार्श से भी संपर्क किया, जो अमेरिकन क्रिप्टोग्राम एसोसिएशन के एक अनुभवी सदस्य थे और हजारों कोड सुलझा चुके थे। मार्श ने हार्डन दंपति के हल की स्वतंत्र रूप से पुष्टि की और ये राय भी दी कि आखिरी 18 अक्षर या तो बेमतलब भराव हो सकते हैं या कोई दूसरी छिपी हुई एन्क्रिप्शन या फिर एक एनाग्राम। दिलचस्प बात यह भी थी कि मार्श का मानना था कि इस कोड को बनाने के लिए किसी पेशेवर क्रिप्टोग्राफर की जरूरत नहीं थी। यह किसी शौकिया इंसान का काम लग रहा था, भले ही उसने इसे काफी होशियारी से बनाया हो। मार्श ने तो हत्यारे को सीधी चुनौती भी दे डाली। उससे कहा कि अगर वो सच में इतना काबिल है तो एक ऐसा कोड भेजे जिसमें उसकी असली पहचान हो। ज़ोडियाक ने इस चुनौती को अपने अंदाज में स्वीकार किया। कोड के छपने के कुछ दिनों बाद उसने एक और चिट्ठी भेजी, इस बार पुलिस और FBI का मजाक उड़ाते हुए कि वो उसका कोड नहीं तोड़ पाए। और यहीं इसी चिट्ठी में उसने पहली बार खुद को एक नाम दिया, ज़ोडियाक। इसी पल से ये गुमनाम कातिल हमेशा के लिए इसी नाम से जाना जाने लगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। नवंबर 1969 में सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल को एक और लिफाफा मिला, इस बार एक ग्रीटिंग कार्ड के अंदर, जिसमें एक धमकी भरा संदेश था कि अगर उसे नजरअंदाज किया गया तो वो फिर से मारेगा। साथ में एक नया कोड भी था जो देखने में पहले वाले जैसा ही लगता था। वैसे ही सिंबल्स इस्तेमाल हुए थे, वैसी ही ग्रिड फॉर्मेट में सजाया गया था। ये कोड 340 चिन्हों का था, इसलिए इसे Z340 नाम दिया गया। लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल अलग मोड़ लेने वाली थी। जहां Z408 को हार्डन दंपति ने सिर्फ एक हफ्ते में तोड़ दिया था, वहीं Z340 ने अगले 51 साल तक हर कोशिश को नाकाम कर दिया।
दुनिया भर के हजारों शौकिया और पेशेवर क्रिप्टोग्राफर्स, गणितज्ञ, कंप्यूटर साइंटिस्ट, FBI के एक्सपर्ट्स सब इस कोड के आगे हार मानते रहे। दशकों तक ये कोड ज़ोडियाक केस का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बना रहा। आखिरकार 2020 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पहेली को नया मोड़ दिया। 3 अलग अलग लोग, एक अमेरिकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविड ओरानचैक, एक बेल्जियन प्रोग्रामर जाल वैन आइके और एक ऑस्ट्रेलियाई गणितज्ञ सैम ब्लेक ने मिलकर इस कोड पर काम करना शुरू किया। ओरानचैक को 2012 से ही शक था कि इस कोड में कोई ट्रांसपोजिशन वाला हिस्सा छिपा है, यानी सिर्फ अक्षरों को बदलना ही काफी नहीं, बल्कि उन्हें पढ़ने का क्रम भी अलग तरीके से समझना होगा। ब्लेक ने इसके लिए स्टैटिस्टिकल स्कोरिंग सॉफ्टवेयर बनाया और वैन आइके ने एसडिक्रिप्ट नाम का एक कोड सॉल्विंग टूल तैयार किया। इन तीनों की टीम ने मिलकर कंप्यूटेशनल सर्च के जरिए वो खास डायगोनल पैटर्न खोज निकाला जिससे ये कोड पढ़ा जाना था। एक बार जब ये ट्रांसपोजिशन पैटर्न मिल गया तो बाकी का होमोफोनिक सब्स्टिट्यूशन हिस्सा पहले से जाने पहचाने तरीकों से हल हो गया। 50 साल से ज्यादा समय बाद दुनिया को आखिरकार पता चला कि Z 340 में क्या लिखा था, लेकिन जो निकला वो किसी बड़े खुलासे से कम और हत्यारे के उसी घमंडी बीमार दिमाग की एक और झलक ज्यादा था। मैसेज में हत्यारे ने पुलिस का मजाक उड़ाते हुए लिखा था कि उसे पकड़ने की कोशिश में उन्हें बहुत मजा आ रहा होगा, और ये भी कि उसे गैस चैम्बर की मौत का कोई डर नहीं, क्योंकि इससे वो जल्दी ही स्वर्ग पहुंच जाएगा, जहां उसके लिए पहले से ही गुलाम तैयार है जो उसकी सेवा करेंगे। एक बार फिर उसकी असली पहचान का कोई सुराग इस मैसेज में नहीं था। नाम, पता, कोई ठोस जानकारी, कुछ भी नहीं, सिर्फ वही पुराना घमंड, वही पुराना खेल। इस पूरी कहानी में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ज़ोडियाक ने खुद अपनी चिट्ठियों में 2 और छोटे कोड भी भेजे थे। एक 13 चिन्हों का जिसे Z13 कहा जाता है और एक 32 चिन्हों का Z32 नाम से जाना जाता है। ये दोनों कोड आज तक अनसुलझे हैं। कोई नहीं जानता इनमें क्या लिखा है। शायद कोई और धमकी, शायद कोई और दावा, या शायद सिर्फ बेमतलब सिंबल्स जिनका कोई मतलब ही नहीं, सिर्फ पुलिस और जनता को उलझाए रखने के लिए भेजे गए। यहां एक सवाल बार बार उठता है, आखिर एक हत्यारे को कोड भेजने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्यों उसने सीधे सीधे अपने अपराध कबूल करने की बजाय इतनी मेहनत से इन पहेलियों को गढ़ा? जवाब शायद उसकी मानसिकता में छिपा है। ज़ोडियाक सिर्फ मारना नहीं चाहता था, वो ध्यान चाहता था, वो नियंत्रण चाहता था, वो ये साबित करना चाहता था कि वो पुलिस से, अखबारों से, पूरे समाज से ज्यादा होशियार है। हर कोड, हर चिट्ठी उसके लिए एक तरह का खेल था, एक ऐसा खेल जिसके नियम सिर्फ वही तय करता था और जिसमें वो हमेशा जीतने की कोशिश करता था। और शायद यही वजह है कि आज दशकों बाद भी ये कहानी लोगों को इतना बेचैन करती है। एक आम टीचर दंपति ने अपने घर बैठे बिना किसी सरकारी मदद के एक हत्यारे का सबसे बड़ा राज खोल दिया था, लेकिन उस राज के अंदर कोई नाम नहीं था, कोई पता नहीं था, सिर्फ एक बीमार दिमाग की झलक और एक चुनौती जो आज तक अधूरी है। Z13 और Z32 आज भी अपने राज छुपाए बैठे हैं, इस इंतजार में कि शायद कोई और डोनाल्ड और बेटी हार्डन एक दिन इन्हें भी तोड़ दे। अगले एपिसोड में हम लेक बेरिएसा की उस दोपहर पर लौटेंगे जहां हुड पहने एक अजनबी ने एक कॉलेज कपल पर हमला किया, और इस बार पहली बार ज़ोडियाक का चेहरा किसी जिंदा गवाह ने करीब से देखा था।